नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड अतुल मिश्रा और स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर ट्यूटोरियल्स में। मैं लेके आ गया हूं आपके महत्वपूर्ण 500 प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस की जो सीरीज़ है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और इस वीडियो में हम अपने कल जो 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे उसी के आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे महत्वपूर्ण ये 500 प्रश्न अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सीरीज़ को मैं बढ़ाते जाऊँगा। जितना आप प्यार देते जाएंगे अपना इन 500 प्रश्नों के लिए, उसी के आधार पर मैं और आगे प्रश्न आपके लिए लाता जाऊँगा। ठीक है, तो बस अच्छे तरीके से बने रहिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी रहे और आपको समझ में भी आता रहे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी मध्य प्रदेश पुलिस की जो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। ठीक है, जो मध्य प्रदेश पुलिस का जिस तरीके से हमारा लोगो है कि देशभक्ति जन सेवा है, ठीक है, उसी तरीके से आप भी अगर आप देशभक्ति करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पे आने के लिए, इसको ग्रैब करना ही होगा। ठीक है, इसके लिए अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी। तो हम अपने चैनल पे अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपके पेपर में अच्छे तरीके से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। तो पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, लास्ट तक देखिए ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, और अच्छा वीडियो लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ओके, आ गए हैं। आज हम देखिए कल हमने 50 तक प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था, आज हम अपने 51 नंबर के प्रश्न से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो यहाँ पे कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी किस नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भी रेवा नदी को किसके नाम से प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन काल में चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए चंबल नदी को चरमावती नदी से नाम से जाना जाता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन तो MPPSC 2018 में भी शायद लगभग पूछा गया था। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार ये जो लिंग अनुपात वाला राज्य ये बालाघाट है, जहाँ पे जो सर्वाधिक लिंग अनुपात है 1021, मतलब जो वहाँ पे महिलाएं हैं, जो पुरुषों की संख्या है वो 1021 है। ठीक है, याद रखें सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है ये। चलिए, तो 1000 महिलाओं पे वहाँ पे 1021 पुरुषों की संख्या, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात, ठीक है, जहाँ पे न्यूनतम लिंग अनुपात है ये कौन सा, ये भिंड है। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों पे वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं, 837 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए माता टीला ये जो बांध परियोजना है, पहले तो माँ से मध्य प्रदेश याद रखिए। ठीक है, और जो बांध परियोजना है ये कहाँ तक जाती है, उत्तर प्रदेश तक जाती है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया। देखिए जंतर मंतर मंदिर काफ़ी स्थानों पर है। ठीक है, आप याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो जंतर मंतर है इसका जो निर्माण है किसने कराया था, तो ये राजा सवाई जयसिंह ने कराया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से ये भी पूछ सकता है कि जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो मिशन स्टार्ट किया गया था ये कब स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा 1971 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसकी जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या कितनी है ये ध्यान से बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है। देखिए सबसे कम सीमा की बात कर रहा है, सबसे कम सीमा हमारे मध्य प्रदेश की लगती है गुजरात जिले से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है 59 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो ये मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अधिनियम है, ये सन 1974 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60, विदिशा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो विदिशा है ये बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ था। ठीक है, ये पूछा गया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कवि हैं। ठीक है, पहली बात तो ये आपको पता चले कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस राज्य से हुआ, तो मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न चलते हैं। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो जो हेलियोडोरस थे इनका जो गरुड़ स्तंभ है ये मध्य प्रदेश में कहाँ से स्थित है, तो ये विदिशा जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मालवा की गंगा किसे कहा जाता है। तो ये जो मालवा की गंगा है इसको क्षिप्रा नदी के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ISO 9001
-2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो जिनको इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका बेंचमार्क होता है, ठीक है, ये दिया जाता है। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसको मिला था? तो भारत के पहला जो मिला गया था ये मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को ये दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा जा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम किस जिले को घोषित किया गया है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम किस जिले को घोषित किया गया है? तो ये जो छतरपुर जिला है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला उसको घोषित किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये तो इतने बार पूछा गया कि इसका कोई वही नहीं। ठीक है, सतपुड़ा की रानी के नाम से ये पचमढ़ी को जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना ये भोपाल शहर में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भोपाल में की गई थी। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जन घनत्व कितना है? ठीक है, मध्य प्रदेश का आपका जन घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, 236। ठीक है, 236 मतलब पर किलोमीटर 236 लोग मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं जो आपके जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं, जो स्टैटिक जीके होता है उनको। ठीक है, तो जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, डचेस फॉल, ठीक है, डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जो डचेस फॉल जलप्रपात है ये आपका पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, पचमढ़ी एक स्टैटिक तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखा कर, इसलिए पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर, जो राणा प्रताप सागर है ये किस नदी पर स्थित है? तो जो राणा प्रताप सागर है ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, ये तो देखो सभी को जान क्वेश्चन है, बट आपको जो क्लियरिटी है ना वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चनों के प्रति। तो जो तानसेन समारोह है मध्य प्रदेश में ये आपका ग्वालियर शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न में चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? ठीक है, साक्षरता दर मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस जिले में रहते हैं? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जबलपुर में रहते हैं। ठीक है, तो जो जो जबलपुर से हैं उन सभी के लिए तो भैया बहुत अच्छी बात है कि आपका जो जिला है वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी वाला जिला है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है भैया, जो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए, सबसे साक्षरता दर सबसे कम है ये अलीराजपुर। ठीक है, यहाँ पे जो साक्षरता दर है ये 36.10% है, और सबसे ज़्यादा किसकी? जबलपुर की 81.07 है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जी, ओरछा जो आपका जिला है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये राला मंडल अभ्यारण्य है। देखिए, आपको छोटा तो पता चल गया। चलिए कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए उत्तर देते जाइए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना लाइक करिए, और देखो शेयर कर दो। शेयर करने सभी के पास पहुंच जाएगा तो सभी की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होती रहेगी। और देखिए, इसमें तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको फाइट करने के लिए कोई तो मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए, सभी के पास पहुंचाइए। एटलीस्ट एक फेसबुक, एक व्हाट्सएप, जिस जो भी मतलब आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास को शेयर करिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो जबलपुर में काफ़ी चीज़ें स्थित है। मध्य प्रदेश का जो मुख्यालय है, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये भी आपका जबलपुर में ही स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्राम न्यायालय। ठीक है, जो आपकी विलेज के अंदर जो आपकी बनाई जाती है ना न्यायालय, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर को भैया? इंदौर को। इंदौर
और देखिए यहाँ आपको इंदौर से काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको सबसे सरल पता होगा कि इंदौर इज कॉल्ड एज अ वेरी क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है। और ये केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, ना ही केवल एक आध दो स्टेट के बीच है, ठीक है। ऑल ओवर जो इंडिया है इसकी सबसे क्लीनेस्ट सिटी का नाम अगर दर्जा पूछा जाता है तो ये इंदौर है, ठीक है। मध्य प्रदेश वालों को गर्व करना चाहिए इसके ऊपर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका ग्रेटर गंगाऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ग्रेटर गंगाऊ परियोजना ये केन नदी पर स्थित है, ठीक है, केन नदी पर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो भैया कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट जबलपुर है, याद रखिए। कर्क रेखा मध्य प्रदेश कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से गुजरती है। अगला प्रश्न ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ताजुल मस्जिद भोपाल, जो ताजुल मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए ये मस्जिद तो भोपाल में है जिसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए याद करते रहिए बस फटाफट, और ठीक है ट्रिक बनाते रहिए। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छी तरह से और वीडियो ला सकूं, ठीक है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला पहला अखबार ये ग्वालियर अखबार है, ठीक है, ग्वालियर अखबार के नाम से जाना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा? ठीक है, अभी तक देखिए ये मध्य प्रदेश में पहला अखबार तो पारित हुआ था, लेकिन अगर पूछे कि हिंदी भाषा में सबसे पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था तो ये मालवा अखबार था, ठीक है, मालवा अखबार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भांडेर नहर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भांडेर नहर सिंचाई परियोजना ये बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, बेतवा नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना ये सन 1975 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है, जो 1975 में। अगले प्रश्न पे चलो। अगले प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का जिब्राल्टर पूछ रहा है, वही मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये ग्वालियर जिले को कहा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा किले भी इसी को कहा जाता है, तो जो किलों की गढ़ी ये भी ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था ये बिल्कुल त्रिस्तरीय भैया, ठीक है, पहले आपकी मध्य पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? सभी कोई जानते हैं इसको, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी ये मैहर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? ठीक है, तो देखिए जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था कब हुआ था? ये 2000 में हुआ था, ठीक है, याद रखना, 2000 में हुआ था। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? तब मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। आज की डेट में कितने, कॉमेंट करिए नीचे, ठीक है। चलिए 92 क्वेश्चन नंबर है मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो विधि पुरुष है ये पंडित कुंजी लाल दुबे को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कुंजी लाल दुबे जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में भैया काली मिट्टी पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और काली मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है, संतरे की खेती भी काली मिट्टी में की जाती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो सिंगाजी का मेला है ये खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, खंडवा में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये सभी को पता होगा, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्वालियर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो ऐशबाग स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है, याद रखना, महिलाओं को 50% आरक्षण किसके अंदर? नगरीय निकायों में, ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज हम अपने 100 क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं, बस 2 क्वेश्चन नजदीक है, ठीक है। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो विश्व विरासत स्थल खजुराहो के जो मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है
जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में चंदेरी के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न क्या, अब तो हमारे 100 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देखिए, हम आपके लिए 50-50 प्रश्नों की सीरीज लेके आ रहे हैं ताकि आपके लिए अच्छी तरीके से ये कवर अप होता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।